हेलो दोस्त। आज की ये हमारी क्लास मनोविज्ञान की होने वाली है, जिसमें हम मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में जानेंगे। इस क्लास में संरचनावाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, प्रकार्यवाद, उद्देश्यवाद, ये तमाम प्रकार के जितने भी स्कूल्स हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये हमारी क्लास यूपी टेट, एमपी टेट, रीट या किसी भी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ये क्लास 9 होगी आज की हमारी। इससे पहले क्लास 8 तक मैंने क्लास लिया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं यानी अकेडमी में। तो दोस्तों बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में, ठीक, यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय या स्कूल से हमारा मतलब उन विचारधाराओं से है जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया है, ठीक। यानी जैसा हमारा साइकोलॉजी पहले था वैसा अब नहीं है। पहले टाइम में कुछ और था, आज की जनरेशन में कुछ और है। यानी इसका जैसे जैसे टाइम चला है वैसे वैसे मनोविज्ञान का रूप बदलता गया है। उसी के बारे में आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और इसमें सबसे पहला जो हमारा संप्रदाय है उसका नाम है संरचनावाद। संरचनावाद पहला संप्रदाय का नाम है। यह हमारा सबसे पुराना संप्रदाय है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। यानी जब भी बात अगर हम करेंगे कि मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है, तो वहां पे हमारा संरचनावाद हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, इसमें चेतना को मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र माना गया है। यानी जब भी हम संरचनावाद की बात करेंगे तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन फोकस किस चीज पे किया गया है, तो वहां पे हो जाएगा चेतना। सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चीज पे किया गया है संरचनावाद में तो वो है हमारा चेतन, यानी चेतना, यानी जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो चेतना होती है हमारी, उसके बारे में संरचनावाद में बताया गया है, ठीक। और दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं आपको बता दूं, जो संरचनावाद है इसके जनक कौन है, तो इसके जनक हमारे विलियम वुंट साहब हैं। विलियम वुंट एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, और इनको विलियम वुंट को ही संरचनावाद का जनक माना जाता है। यह आपको नोट करना है, ठीक। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि चेतना हमारे हर अनुभव का आधार है। मेन फोकस, यानी विलियम वुंट ने संरचनावाद को तो जन्म दिया, लेकिन संरचनावाद में इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे किया है, आधार क्या चीज माना है, तो वो है हमारी चेतना। चेतना पे सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया है संरचनावाद में। किसने? विलियम वुंट साहब ने, ठीक। विलियम वुंट कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजें हैं इसके बारे में जो हम जानेंगे। देखिए, चेतना की संरचना इन्होंने बताया है और इसके 3 अंग बताए हैं। 3 अंग बताए हैं किसने? चेतना के 3 अंग किसने बताया है? चेतना की संरचना भी बताई है इन्होंने कि चेतना ऐसे ऐसे होती है, और इसके 3 अंग बताए हैं विलियम वुंट साहब ने। सबसे पहले हमारा हो जाता है संवेदना, दूसरा हमारा हो जाता है भाव, तीसरा हमारा हो जाता है प्रतिमा। यानी चेतना की संरचना किसने बताई है, तो विलियम वुंट ने बताया है। विलियम वुंट साहब ने बताया है कि चेतना 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा है संवेदना, दूसरा हमारा है भाव, एंड लास्ट हमारा प्रतिमा के नाम से इन्होंने दिया है इस चेतना के संरचना को, ठीक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए, क्योंकि चेतना अमूर्त होती है इसलिए इस संप्रदाय की अध्ययन विधि अंतःदर्शन विधि कहलाती है। मैं आपको बता दूं, जो चेतना होती है, चेतना तो ये इंसान के अंदर होती है, यानी ये हमें बाहर नहीं दिखाई देती है। बाहर हमें चेतना नहीं दिखाई देती है, और इनका मेन फोकस संरचनावाद में यही था विलियम वुंट साहब का कि चेतना पे ही सारा इसमें इनका ध्यान इस पे केंद्रित था। इनके अध्ययन करने का आधार जो बना वो हमारी चेतना ही थी। चेतना हमारी दिखाई नहीं देती है, यानी इसको हम अमूर्त कह सकते हैं, और इसीलिए इस विधि को, जो संरचनावाद है, इस विधि को हम क्या कहते हैं? अंतःदर्शन विधि कहलाई। यानी इनका जो ये विधि है ये अंतःदर्शन नामक, यानी अंतःदर्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। किसको? संरचनावाद को। संरचनावाद में जो विधि बताई गई है विलियम वुंट के द्वारा, उसको हम अंतःदर्शन के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको नोट करना है। दूसरी चीज इसमें देखिए, 1879 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका होने वाला है यहाँ पे, कि 1879 में वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोलने का श्रेय किसको जाता है? तो विलियम वुंट ने खोला। ये कब खोलते हैं? तो ये 1879 ईस्वी में
मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोलते हैं? कौन? विलियम वुंट साहब। ठीक। दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये जर्मनी में खोलते हैं। ये जो हमारा पहला प्रयोगशाला खोला जाता है ये जर्मनी में होता है। और जर्मनी में कहां? तो जर्मनी में आपको याद रखना है कि लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में कौन खोलते हैं? तो विलियम वुंट साहब खोलते हैं। कब? 1879 में। ये डेट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें हमारा एक आ जाता है, हमारा संरचनावाद यहीं पे खत्म होता है। इसके कुछ समय के बाद एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है विलियम जेम्स, जो कि प्रकारवाद नामक एक संप्रदाय और देते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकारवाद में क्या क्या था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकारवाद को संरचनावाद का ज्यादा विकसित रूप कह सकते हैं। यानी जो हमारा एक संरचनावाद था उसके बाद हमारा आता है प्रकारवाद। तो प्रकारवाद क्या है? ये हमारा संरचनावाद का ही एक पार्ट है, लेकिन ये इसको क्या कह सकते हैं? इसको अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं हम। यानी इसको संरचनावाद का 2.0 हम बोल सकते हैं। संरचनावाद को थोड़ा सा अपडेट किया गया। और इसके जनक कौन है? इसके जनक विलियम जेम्स है। आपको ये चीज इसमें ध्यान रखना है। देखिए जहां संरचनावाद ने चेतना के अंगों पर ध्यान दिया, फोकस किया, वहीं पर प्रकारवाद ने चेतना के कार्य पर फोकस किया। देखिए जो हमारा संरचनावाद था उसमें सिर्फ क्या बताया गया? उसमें सिर्फ चेतना के बारे में बताया गया। लेकिन जब हमारी बात की जाएगी प्रकारवाद की, यानी जब हम प्रकारवाद की बात करेंगे तो वहां पे चेतना का तो अध्ययन नहीं किया गया, लेकिन वहां पे चेतना के कार्यों का जरूर अध्ययन किया गया। यानी जब एक 1879 में पहली प्रयोगशाला खोली जाती है विलियम वुंट के द्वारा, उसके कुछ समय के बाद 1890 में जब बात करेंगे, 1890 ईस्वी में यह बात आती है प्रकारवाद की, यहीं से शुरुआत होती है। और यहां पे एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स संरचनावाद के जनक विलियम वुंट को एक फटकार जैसा लगाते हैं और उनको ये कहते हैं कि चेतना जब दिखाई नहीं देती है तो चेतना का अध्ययन हम क्यों करते हैं? चेतना हमें नहीं दिखाई देती है, इसलिए हम चेतना का अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन अब आज से जो भी अध्ययन किया जाएगा वो चेतना के कार्यों का अध्ययन किया जाएगा। यह प्रकारवाद में कहा किसने? विलियम जेम्स साहब ने। ठीक, प्रकारवाद के जनक के रूप में विलियम जेम्स को जाना जाता है। साथ में जॉन डीवी का भी नाम आता है, यह चीज आपको नोट करना है। लेकिन जॉन डीवी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रकारवाद से अगर कोई जुड़ा है सबसे गहराई से तो उसका नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में इन्होंने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली, और दूसरी प्रयोगशाला खोली तो उसमें चेतना के कार्यों पर इन्होंने अध्ययन किया। इस पे इन्होंने ध्यान देने के लिए बोलते हैं ये कि चेतना जो है वो जब दिखाई नहीं देती है तो इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे, इसलिए आज से हम चेतना के कार्यों का अध्ययन करेंगे। ऐसा किसने कहा? ऐसा विलियम जेम्स साहब ने कहा। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए जो चीज मैंने आपको अभी बताया है कि जेम्स ने 1890 में कैम्ब्रिज शहर में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली तथा मूल प्रवृत्ति शब्द का पहला प्रयोग किया। यह आपको यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा कि दूसरी प्रयोगशाला विलियम जेम्स ने खोली, पहली प्रयोगशाला किसने खोली मैं आपको बताऊं। पहली प्रयोगशाला वुंट ने खोला। ठीक, वुंट ने खोला कब? 1879 में। जब दूसरी की बात आएगी तो वहां पे जेम्स साहब का नाम आएगा। और जेम्स साहब कब खोलते हैं? तो ये 1890 ईस्वी में खोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और बात करेंगे कि मूल प्रवृत्ति जो शब्द थी ना, मूल प्रवृत्ति शब्द, इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया है? तो इसका सबसे पहला प्रयोग विलियम जेम्स साहब ने किया है मूल प्रवृत्ति शब्द का। लेकिन अगर मैं बात करूं मूल प्रवृत्ति, तो मूल प्रवृत्ति शब्द के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो मूल प्रवृत्ति शब्द के लिए प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति का नाम है मैकडूगल। मैकडूगल इनका नाम है। विलियम मैकडूगल का नाम आएगा जब भी मूल प्रवृत्ति शब्द की बात करेंगे। इन्होंने 14 संवेग बताए हैं। ठीक, और 14 ही मूल प्रवृत्तियां का नाम इन्होंने नामकरण किया हुआ है। किसने? मैकडूगल साहब ने। लेकिन अगर बात करेंगे कि ये जो मूल प्रवृत्ति शब्द है इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया, तो इसका सबसे पहला प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो विलियम जेम्स साहब को जाता है। ये चीज आपको नोट डाउन करना है। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि विलियम जेम्स जो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यानी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखते हैं कौन? विलियम जेम्स साहब। कब लिखते हैं? ये 1890 में ही लिखते हैं। और इसके बाद से ही इनको मनोविज्ञान का जनक माना जाने लगा।
द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखने के बाद विलियम जेम्स को ये मनोविज्ञान का जनक माना जाने लगा। ये चीज आपको नोट डाउन करना है। यानी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो मनोविज्ञान का जनक जब भी बात करेंगे तो वहां पे विलियम जेम्स का नाम आएगा जरूर। इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और इन्होंने चेतना के कार्यों का अध्ययन किया। इसके वजह से इनको मनोविज्ञान का जनक यहां से माना जाने लगा। यह चीज आपको नोट डाउन करना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, जेम्स ने कई और खोज किए, कई क्षेत्र में उनका नाम है जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। देखिए, जेम्स ने इसके अलावा आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी दी है। यानी जब भी जेम्स की बात आएगी, विलियम जेम्स की बात आएगी, तो वहां पे एक चीज आपको याद रखना है कि एक इन्होंने अवधारणा दी जिसका नाम था आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय नामक अवधारणा किसने दी है? तो वो विलियम जेम्स साहब ने दिया है। यह चीज आपको यहां पे ध्यान में रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके अलावा उन्होंने यहां पे देखिए, इसके अलावा उन्होंने यह कहकर पूरी दुनिया को चौंका दिया कि हमारी चेतना एक ही समय में भूतकाल, भविष्यकाल एवं वर्तमान काल तीनों में रहता है, जिसे चेतना का धारा प्रवाह कहते हैं। यानी जो हमारे विलियम जेम्स साहब थे, इन्होंने कहा जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारी चेतना होती है, वो भूत में भी यानी भूतकाल में, भविष्य काल में, और बात करेंगे वर्तमान काल की, तो ये जो तीनों काल है ना, ये तीनों काल में एक ही समय में ये काम करती है, जिसको हम धारा प्रवाह के नाम से जानते हैं। यानी चेतना का धारा प्रवाह किसे कहते हैं? तीनों कालों में जब हमारी ये चेतना जो रहती है एक्टिव रहती है एक ही समय में, तीनों काल में, भूतकाल में भी, भविष्य काल में भी और वर्तमान काल में भी, तीनों काल में एक्टिव रहती है। उसी को विलियम जेम्स साहब ने धारा प्रवाह कहा है। किसका? चेतना का धारा प्रवाह इसे ही कहा गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए, जेम्स ने यह कहा कि संवेगों के द्वारा व्यवहार अनुभूति से पहले होती है, जिसे जेम्स लैंग सिद्धांत कहते हैं। एक आपसे पूछा जाता है कि जेम्स लैंग सिद्धांत किसने दिया है। एक हमारा सिद्धांत है कि जेम्स लैंग सिद्धांत किसने दिया है, तो इसकी जब बात करेंगे तो ये जेम्स ने ही दिया है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखिए, ये इसके अलावा जेम्स ने यह कहा कि संवेगों के दौरान व्यवहार अनुभूति से पहले आती है। यानी कोई भी हमारे अंदर अगर संवेग पैदा होता है तो उसमें क्या करेंगे कि जो हमारा व्यवहार होता है ना, जो हम करते हैं, जो हमारा कोई भी एक्शन होता है, वो अनुभूति से पहले आता है। यानी अनुभूति मतलब जो हम एहसास करते हैं उससे पहले हमारा क्या आ जाएगा? एहसास से पहले हमारा व्यवहार आएगा। यानी जब भी कोई हम पहले व्यवहार करेंगे उसके बाद ही हम कुछ चीजें महसूस करते हैं। इसी को जेम्स लैंग सिद्धांत कहा गया। ये जेम्स लैंग सिद्धांत किसने दिया है? तो ये विलियम जेम्स साहब ने दिया है। ये चीज ये आपको याद रखना है। ठीक, विलियम जेम्स ने जेम्स लैंग सिद्धांत भी दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो अभी तक चला आ रहा है और जो यानी मॉडर्न जमाना में, आज के जनरेशन में, इन दिस जनरेशन की अगर बात करेंगे हम, तो वहां पे हमारा आ जाता है कि व्यवहारवाद चल रहा है। कौन सा संप्रदाय चल रहा है? तो वो व्यवहारवाद संप्रदाय चल रहा है जो अभी तक चला आ रहा है। अब देखिए, ये व्यवहारवाद के बारे में कुछ बातें हम जानेंगे आगे। जो ये व्यवहारवाद संप्रदाय था, ये 1913 से शुरू होता है। ठीक, और यह संप्रदाय 1913 में अमेरिका के हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी में जेबी वॉटसन द्वारा शुरू किया गया। जो व्यवहारवाद संप्रदाय है, इस संप्रदाय को 1913 ईस्वी में अमेरिका के हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी में, किस यूनिवर्सिटी में? तो अमेरिका के हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी में जेबी वॉटसन के द्वारा इस वाले व्यवहारवाद को शुरू किया जाता है। यानी इस संप्रदाय को शुरू किया जाता है। यानी व्यवहारवाद के जनक कौन बने यहां पे? तो व्यवहारवाद के जनक के बारे में जब भी बात करेंगे तो वहां पे जेबी वॉटसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेबी वॉटसन साहब हो जाएंगे। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए कि इन्होंने क्या कहा है। वॉटसन चेतना को अमूर्त बताते हुए सभी के लिए मूर्त, बाहर से दिखाई देने वाले व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। इसीलिए इस सिद्धांत को व्यवहारवाद कहा गया। यानी सबसे पहले तो विलियम वुंट ने दिया संरचनावाद, जिसमें सिर्फ चेतना के बारे में बताया गया। उसके बाद हमारे आते हैं विलियम जेम्स साहब। ठीक, वो प्रकारवाद के जनक हैं जिन्होंने चेतना के कार्यों का अध्ययन किया। उसके बाद हमारे आ जाते हैं जेबी वॉटसन साहब। इनकी जब बारी आती है तो ये बोलते हैं कि चेतना जब नहीं दिखाई देती है तो उसका अध्ययन करना निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, ना ही कोई उसका मतलब है। यानी हमारे जीवन में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है।
इसके वजह से अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों के बाहरी व्यवहार का अध्ययन करेंगे। बाहरी व्यवहार का अध्ययन करेंगे, ये किसने कहा, ये हमारे व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन साहब कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, वॉटसन ने कहा कि उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। कुछ भी चीजें अगर हम सीखते हैं, हमारी जिंदगी से कुछ भी चीजें हम सीखते हैं, तो हम बाहरी वातावरण में रह के ही सीखते हैं, बाहरी वातावरण से जुड़ के ही सीखते हैं। यह चीज किसने कहा, व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन ने कहा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए वॉटसन ने एक नियम दिया था, उनके नियम का नाम था बारंबारता नियम। वॉटसन ने अधिगम में बारंबारता का नियम दिया हुआ है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये छोटी छोटी लाइन आपको कोई कोचिंग में नहीं बताने वाला है, इसलिए मैं कहीं से भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, इसलिए एक एक करके मैं आपको यहां पे नोट डाउन करा दिया हूं। आप प्लीज इसको नोट करिएगा और इसका नोट्स बना के आप इसको लर्न करिएगा। आप 10-15 दिन पढ़ लेंगे ना इस नोट्स को, मेरे द्वारा बनाया गया जो ये मैं बनवा रहा हूं आपको, जितनी भी चीजें स्क्रीन पे दिख रही हैं, तो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से 100+ जरूर आप यूपी टेट में कर जाएंगे, या फिर एमपी टेट की बात करूं तो। ठीक, मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये वॉटसन ने अधिगम में बारंबारता का भी नियम दिया है। अभी बाकी लोग बताते होंगे कि जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक है, 1913 में हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी में इन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी, यही तमाम चीजें बताई जाती है। लेकिन ये बहुत ही बारीक चीजें हैं कि वॉटसन ने अधिगम में बारंबारता का नियम दिया, ये बहुत सारे कम लोगों बताते हैं। तो आपको ये चीज भी नोट करना है कि बारंबारता का नियम अधिगम में किसने दिया है, तो वहां पे जिसका नाम आएगा वो है हमारे जेबी वॉटसन साहब हैं। इसी के साथ इन्होंने एक बच्चे का अध्ययन किया, उस बच्चे का नाम था अल्बर्ट। अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन करके उन्होंने शिशु में क्रोध, भय और स्नेह नामक 3 संवेग बताए। यानी जो जेबी वॉटसन साहब थे, इन्होंने 3 संवेग के बारे में बताया है, बच्चों में 3 संवेग बताए हैं। और ये जो अध्ययन किए कौन से बच्चे पे किए हैं, तो उस बच्चे का नाम था अल्बर्ट। इन्होंने अल्बर्ट नामक बच्चे पे एक अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि जो शिशु में होता है वो 3 प्रकार का संवेग होता है। अब इसमें कौन कौन से संवेग होते हैं देख लीजिए। पहला होता है क्रोध, दूसरा होता है भय, और तीसरा हमारा होता है स्नेह। ये 3 प्रकार के जितने हैं ये संवेग तीनों, ये छोटे बच्चे यानी शिशुओं में पाए जाते हैं, ऐसा जेबी वॉटसन जी कहते हैं अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का प्रयोग करके। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है SOR सिद्धांत। SOR सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है, सबसे पहले तो इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया है जेबी वॉटसन साहब ने। इसके SOR सिद्धांत के लिए एक दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि SOR सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया है, तो वो नाम आएगा जेबी वॉटसन का। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो पूछी गई है, कई बार यूपी टेट एमपी टेट में पूछा गया है कि द बिहेवियराइजेशन नामक उनकी एक पुस्तक है। यह पुस्तक किसकी है, तो ये कभी भी पूछा जाएगा कि ये जब द बिहेवियराइजेशन नामक पुस्तक किसकी है, तो वहां पे जेबी वॉटसन का नाम आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, जितने भी मैंने पुस्तक का नाम बताया हुआ है उस चीज को आप जरूर से नोट डाउन करिएगा, क्योंकि वो आपसे पूछा जाता है। और दूसरा चीज कथन, ये आपका 1 से 2 से 3 नंबर में आपका ये एक बुक वाला और एक कथन वाला आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो जितने भी मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाया हुआ है उसको जरूर आप याद करिएगा और उसको नोट डाउन करिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वॉटसन ने कहा कि बच्चे जन्म के समय समान होते हैं, इसलिए हम उन्हें मनचाहे दिशा में मोड़ सकते हैं। यानी जेबी वॉटसन कहते हैं कि कोई बच्चा है ना, ये जन्म के समय जितने भी बच्चे रहेंगे इस दुनिया के, इस संसार के सारे बच्चे एक समान रहते हैं। कैसे रहते हैं, एक समान रहते हैं। यानी हमें आप कोई भी छोटा बच्चा दे दीजिए, ऐसा जेबी वॉटसन ने कहा कि हमें आप कोई भी छोटा बच्चा दे दीजिए, उसको आप जो कहेंगे उसको मैं बना दूंगा। आप अगर उसको कहेंगे कि डॉक्टर बना दीजिए, मैं डॉक्टर बना दूंगा। उसको कहिए चोर बना दीजिए, चोर बना दूंगा। उसको कहिए पुलिस बना दीजिए, मैं पुलिस बना दूंगा। ये चीजें उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा जैसा छोटा होता है ना, वो एक समान होता है। वो बच्चा, सबका बच्चा एक समान होता है, चाहे अमेरिका का रहे या रूस का रहे या फिर साउथ अफ्रीका का रहे या फिर वो इंडिया का रहे, सारे बच्चे एक समान होते हैं। और इनको अगर आप हमें छोटे बच्चे को देते हैं तो उसको मैं किसी भी दिशा में मोड़ सकता हूं, मनचाहे दिशा में उसको मोड़ा जा सकता है। ऐसा किसने कहा है, वॉटसन ने कहा है छोटे बच्चों के बारे में। यानी उनके अंदर कुछ भी नहीं होता है और हम अपने हिसाब से उस बच्चे को डाल के उसको डॉक्टर, चोर, डाकू या कुछ भी बना सकते हैं उसको, ऐसा जेबी वॉटसन ने कहा है। ठीक, इसी के साथ हमारा खत्म होता है व्यवहारवाद और हमारी शुरुआत होती है यहां से मानवतावाद। मानवतावाद से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, 1 नंबर का यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, मानवतावाद के जनक किसको माना जाता है, तो वहां पे अब्राहम मैस्लो का नाम आएगा, लेकिन इसके साथ साथ कहीं पे कार्ल रोजर्स का भी नाम आता है।
ये दोनों लोग मानवतावाद से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इसका जब असली जनक के बारे में पूछा जाएगा तो वहां पे आपको सिर्फ मैस्लो को ही लगाना है। ठीक, इसके असली जनक मैस्लो ही हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज मैं बताऊं कि मानवतावाद का जन्म फ्रायड ने एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक, और इसके विरुद्ध में एक जन्म होता है दूसरे संप्रदाय का, उस संप्रदाय का नाम है मानवतावाद संप्रदाय। और इस मानवतावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो अब्राहम मैस्लो साहब है। ये चीजें आपको यहां 3 लाइन से क्लियर करना है कि मानवतावाद का जन्म फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के विरुद्ध हुआ। मानवतावाद का जनक कौन है? तो मानवतावाद का जनक जो हमारा है वो अब्राहम मैस्लो साहब है। ठीक, इसके साथ अब्राहम मैस्लो के साथ कार्ल रोजर्स का भी नाम आता है, लेकिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पे देनी है अब्राहम मैस्लो का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए, मनुष्य एक राक्षस या पार्थिव प्रकृति का नहीं है, अपितु वह एक मानवतावादी प्रणाली है। यानी जो मनुष्य हमारा है वो राक्षस नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए, वो कुछ करने के लिए या कुछ पाने के लिए वो कुछ करना चाहता है। ऐसा किसने कहा? ये मानवतावादी यानी मानवतावाद संप्रदाय के जनक कौन है? वो तो उनका नाम हमारा क्या है? अब्राहम मैस्लो है। और ये क्या बताते हैं कि मनुष्य एक राक्षस या पार्श्विक या प्रकृति का नहीं है, बल्कि वह एक मानवतावादी प्राणी है, उसके अंदर इंसानियत है, ऐसा उन्होंने बताया है। जो मिलजुल कर रहना चाहता है, जो मानव है वो मिलजुल कर रहना चाहता है और वो कुछ भी प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना जानता है। ये किसने कहा है? तो ये कौन कहा है? मानवतावाद के जनक अब्राहम मैस्लो साहब ने कहा है। ये चीज आपको यहां पे नोट डाउन करना है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत दिया है, जिसे पदानुक्रमित सिद्धांत भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार बना के आप इसको नोट करिएगा कि मैस्लो ने अभिप्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत दिया है। अभिप्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है? तो वहां पे नाम आएगा हमारा मैस्लो का, और जिसे पदानुक्रमित सिद्धांत भी कहा जाता है। अभिप्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत भी उसी को कहते हैं, उसी को पदानुक्रमित सिद्धांत कहते हैं। यानी अभिप्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत और पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया है? जब भी बात आएगी तो वहां पे मैस्लो को आपको लगाना है। ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक, इसी के साथ में बताऊं कि जो ये पदानुक्रमित सिद्धांत दिए हैं, इसमें इन्होंने 5 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? 5 चरण बताए हैं। और ये 5 चरण कौन कौन से हैं, आगे वाली स्लाइड में हम इसको जानेंगे। देखिए, मैस्लो का पिरामिड, इन्होंने एक पिरामिड की तरह इस 5 चरण को बांटा हुआ है। देखिए, सबसे पहला हमारा आता है शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे पहला जो हमारा इन्होंने 5 चरण बताए हैं। ठीक, मैस्लो का पिरामिड ये है जो बना हुआ है, इसमें 5 चरण इन्होंने बताया है। किसने? पदानुक्रमित के 5 चरण है, ये मैस्लो साहब ने बताया है। सबसे पहला हमारा आ जाता है इसमें शारीरिक आवश्यकताएं, यानी जो इंसान की शारीरिक आवश्यकताएं हैं, भूख हो गया, प्यास हो गया, नींद हो गई, वो चीज किस में आएगी? वो शारीरिक आवश्यकता में आएगी, यानी पहले वाली स्टेप में आएगी। इसके बाद आगे की तरफ इंसान बढ़ता है जैसे, तो उसको सुरक्षा की आवश्यकता हो जाती है। अब उसको खाना मिल गया, नींद मिल गया, नींद पूरी हो गई, अच्छे से रह रहा है, पानी भी मिल गया, तब अब उसको किस चीज का डर है? उसको सुरक्षा की मांग होती है यहाँ पे, यानी उसकी जान की जो सुरक्षा है उसकी मांग होती है यहाँ पे इंसान की। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा अब्राहम मैस्लो साहब ने किया है। इसके बाद तीसरा स्टेप जब हमारा आता है तो अपनत्व एवं प्यार का यहाँ पे इसको आ जाता है, यानी अपनेपन का, इसके फैमिली का इसको ख्याल आता है। पहला हमारा शारीरिक आवश्यकता है, दूसरा हमारे सुरक्षा से जुड़ी हुई है, और तीसरे वाले स्टेप में जब पहुंचेंगे तीसरे वाले चरण में तो वहां पे अपनत्व एवं प्यार कहा जाता है, जहां पे इसको लोगों की जरूरत होती है, लोगों के साथ उठना बैठना होता है, कुछ चीजें शेयर करने के लिए उसको वहां पे अपनों की जरूरत होती है। तो वहां पे तीसरे वाले चरण में उसको प्यार और अपनत्व का यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा अब्राहम मैस्लो के तीसरे चरण में कहा गया है। इसी के साथ साथ जैसे ये 3 चरण वो पूरा कर लेता है तो 5वां चरण जब पूरा करता है तो बात आ जाती है उसके सम्मान की, यानी वो सम्मान की यहाँ पे बात करता है, यानी लोग उससे उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें। ये चौथे चरण में इंसान की जो आवश्यकता होती है वो चौथे चरण में ये जाके पूरी होती है, वहां पे ऐसा ख्याल आता है इंसान को। ठीक, सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता आएगी, दूसरा उसके सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पे आएंगी, तीसरा उसके फैमिली से जुड़ी हुई चीजें आएंगी, और चौथा उसका आएगा कि सम्मान, लोग उसकी इज्जत करें, सम्मान करें। ठीक, और सबसे लास्ट में जहां पे लगभग ये बताते हैं कि 1% लोग यहां तक सिर्फ पहुंच सकते हैं, यानी आत्म सिद्धिकरण। 5वां जो हमारा सबसे उच्च कोटि का जो हमारा चरण है 5वां, वहां पे आत्म सिद्धिकरण वाला यहाँ पे पोर्शन आता है। तो ऐसे करके इन्होंने 5 चरण बताए हुए हैं अब्राहम मैस्लो ने, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। आपको ये याद करना है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कि आपसे पूछा जाएगा कि
आप बताइए कि जो मैस्लो साहब हैं इन्होंने पदानुक्रमित के जो 5 चरण बताए, इसका चौथे चरण में क्या है? तो चौथा चरण हमारा सम्मान से जुड़ा हुआ है। ये चीज आपको ऐसे नोट डाउन करना है। फिर पूछा जाएगा कि दूसरा चरण में क्या बताया गया है? तो सुरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में इंसान की जो होती है मांग, वो यहाँ पे जागृत होती है, जिसके बारे में दूसरे वाले चरण में बताया गया। तो आपको यही चीज ऐसे याद करना है, इसको याद करना है लाइन वाइज कि पहले शारीरिक मांग, फिर सुरक्षा की मांग, फिर अपनत्व की मांग, फिर सम्मान की मांग, फिर आत्म सिद्धिकरण सबसे लास्ट में यानी सबसे टॉप पे आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यही चीज फिर से यहाँ पे दिया हुआ है जिसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैस्लो की कुछ पुस्तकें हैं, इन्होंने कई पुस्तक लिखे हुए हैं और ये चारों के चारों यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। मैस्लो की पुस्तक का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, दूसरा है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, तीसरी पुस्तक का नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और चौथी पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें से मैं आपको बता दूं कि ये आप ये दोनों याद करिएगा जरूर, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी एंड ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये दो पुस्तक का नाम आप जरूर याद करिएगा क्योंकि पुस्तक जरूर आपसे पूछा जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए आज का लास्ट का जो हमारा संप्रदाय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे इस संप्रदाय का नाम है धार्मिकवाद, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम हमारा है उद्देश्यवाद। ठीक, इस संप्रदाय के जनक विलियम मैकडूगल हैं। यानी जो धार्मिकवाद संप्रदाय है इसके जनक कौन है? तो वहां पे हमारे विलियम मैकडूगल साहब हैं। ठीक, दूसरी चीज मैं आपको यहां पे बताऊं कि धार्मिक शब्द यूनानी भाषा से है जिसका अर्थ है प्रवृत्ति। धार्मिक जो शब्द है वो एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रवृत्ति। देखिए मैकडूगल का मानना था कि मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसलिए उनका यह सिद्धांत धार्मिकवाद या फिर उद्देश्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह चीज आपको यहां पे ध्यान में रखना है। यानी जो इंसान कुछ ना कुछ करता है तो वो कोई ना कोई जो उसका उद्देश्य होता है ना, तो मूल प्रवृत्ति के कारण उसका वो जन्म लेता है। ये किसने कहा है? तो ये विलियम मैकडूगल साहब ने ये चीज बोला है। ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए हर व्यवहार का कारण एक मूल प्रवृत्ति होती है जो जन्मजात होती है, अर्थात मूल प्रवृत्ति को सीखने की जरूरत नहीं है। जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, 14 मूल प्रवृत्ति किसने बताया है? ये विलियम मैकडूगल साहब ने बताया और 14 ही संवेग बताए हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हम व्यवहार करते हैं, कोई भी हम अपनी जिंदगी में दिन में जितने भी सारे व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार का जो आधार है वो हमारे मूल प्रवृत्ति के कारण ही होता है। ठीक, ये चीज किसने कहा है? तो ये चीज विलियम मैकडूगल ने कहा है। और दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि जो मूल प्रवृत्ति है ना, इसको सीखने की जरूरत नहीं है, यानी इंसान इसको सीखता नहीं है, ये तो जन्मजात होती है। जो मूल प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है जिसको सीखने की जरूरत नहीं होती है। और मैं एक चीज आपको बताऊं कि इन्होंने व्यवहार के 3 पक्ष बताए हैं। व्यवहार के 3 पक्ष बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? पहला हमारा संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा हमारा है क्रियात्मक पक्ष और तीसरा हमारा है भावात्मक पक्ष। ये आपको 3 पक्ष याद रखने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि विलियम मैकडूगल द्वारा व्यवहार के 3 पक्ष कौन कौन से बताए हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले संज्ञानात्मक पक्ष बताए हैं, उसके बाद क्रियात्मक पक्ष बताए हैं और लास्ट में भावात्मक पक्ष ये इन्होंने बताया हुआ है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी पिछले साल पूछा गया था कि मैकडूगल ने कितने मूल प्रवृत्तियों को बताया है, तो वहां पे आपको लगाना है 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है और 14 ही संवेग बताए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मूल प्रवृत्ति किससे जुड़ा हुआ है, किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है, तो वहां आपका आंसर हो गया था मैकडूगल। ठीक, यानी 14 संवेग बताए हैं और 14 ही मूल प्रवृत्ति किसने बताया है? तो ये विलियम मैकडूगल साहब ने बताया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, देखिए यहां से देखिए मूल प्रवृत्ति कुछ इन्होंने दिए हैं, कुछ नहीं, 14 मूल प्रवृत्ति दिए हैं और 14 ही संवेग इन्होंने दिया है। पहला हमारा मूल प्रवृत्ति है पलायन। पलायन इंसान कब करता है? डर के वजह से करता है। ठीक, यानी मूल प्रवृत्ति हमारी जो पलायन है उसका कौन से संवेग के द्वारा होता है? तो हमारा डर के हिसाब से हमारा पलायन होता है। यानी जब हमारे अंदर भूख लगती है तो भोजनावेशन नामक एक मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है। जब हमें घृणा आती है तो वहां पे निवृत्ति नामक एक मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है। जब हमें स्वामित्व का भाव पैदा होता है हमारे अंदर तो वहां पे संचय प्रवृत्ति नामक एक मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है। जब हमारा कीर्ति भाव नामक एक संवेग का जन्म होता है तो वहां पे क्या हो जाता है? रचनात्मकता नामक एक मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, जो आश्चर्य है इससे हमारा मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है जिज्ञासा का। क्रोध नामक जो है इससे युत्सा का होता है। आमोद से हास नामक मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। और जो संवेग हमारा कामुकता है इससे काम वासना नामक मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। यानी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा
कि आप जिज्ञासा कौन से संवेग से जुड़ा हुआ है, तो जिज्ञासा हमारा आश्चर्य से जुड़ा हुआ है। ये चीज ऐसे आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा भोजनावेशण किससे जुड़ा हुआ है, तो भूख से जुड़ा हुआ है। आपको ऐसे इसको कॉपी में लिख लेना है 14 के 14 और आपको उसको लर्न करना है। जिसके सामने से सब वर्ड मीनिंग नहीं याद करते हैं ऐसे याद करिए। पलायन डर, भोजनावेशण भूख, निवृत्ति घृणा, संचय प्रवृत्ति स्वामित्व, ऐसा करके आप इसको याद करिए। 14 है, ज्यादा नहीं है। आप इसको 2-3 टाइम याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हमारा यहां पे देखिए 9 उधर दिया था, 5 इधर दिया है। ये 10वां है कि आत्मगौरव जो है हमारा मूल प्रवृत्ति है ना, वो कौन से संवेग के द्वारा होता है, तो आत्माभिमान से होता है। शरणागति किससे जुड़ा हुआ है, करुणा से जुड़ा हुआ है। पुत्र कामना वात्सल्य से जुड़ा हुआ है। दयनहीन भावना से जुड़ी हुई है। और सामूहिकता अकेलापन से जुड़ा हुआ है। ये चीज आपको जरूर याद करना है। ये 14 के 14 आपके याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए जिज्ञासा का कौन सा आपका संवेग होगा, तो यहाँ पे आश्चर्य नामक हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि सामूहिकता का कौन सा संवेग होगा, तो वहां पे अकेलापन हो जाएगा। ठीक, यानी अकेलापन जब होता है तो उसके अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है, सामूहिकता की, यानी समूह में वो रहना शुरू कर देता है। आप इस प्रकार इसको याद करिएगा, बहुत ही जरूरी है ये। इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाकी दोस्तों को भी बताइए कि यानिस एकेडमी पे फ्री एकदम क्लास चल रही है, जिसमें सीडीपी की और हिंदी की और उसी के साथ ईवीएस की भी क्लास चल रही है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां पे जाके पूरी क्लास फ्री में देख सकते हैं और अपनी यूपी टेट, एमपी टेट और सी टेट की तैयारी एकदम 100% फ्री में कर सकते हैं। मैं आपको दावा करता हूं कि अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर उसको आप नोट्स बनाते हैं और उससे पढ़ते हैं तो आपका 140 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। 140 या 135 इसी के बीच में आप रहेंगे अगर ईमानदारी से आप पढ़ते हैं तो। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियोस को यहीं पे खत्म करता हूं। आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यानिस एकेडमी को जरूर आप सपोर्ट करिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।